हेलो एवरीवन। देखिए, मैं आज आप लोगों को पुरुषोत्तम साहू से मिलाने जा रहा हूं। इन्होंने नीट 2020 में 655 नंबर स्कोर किया है और इनका ऑल इंडिया रैंक 3089 है। आज के सेशन में पुरुषोत्तम कुछ अपना एक्सपीरियंस शेयर करेंगे कि इन्होंने तैयारी के दौरान किन किन बातों का ध्यान रखा और नीट एस्पायरेंट्स को किन बातों का ध्यान रखना चाहिए जिससे वो अच्छा स्कोर कर सकें और अच्छा कॉलेज पा सकें। तो आइए मैं आपको इंट्रोड्यूस कराता हूँ पुरुषोत्तम जी से। क्या हाल है पुरुषोत्तम? सब ठीक सर। चलो बढ़िया है। घर में मस्त अच्छा माहौल होगा पूरा, है ना? यस सर, बहुत अच्छा माहौल है सर। चलो बढ़िया है। तो मेरा पहला क्वेश्चन ये है आपसे कि आपने ये करियर क्यों चूज किया? मतलब डॉक्टर बनना है ये शुरू से दिमाग में था, या लोग बायो ले लेते हैं, बायो लेने के बाद सबसे पहला ऑप्शन फिर दिमाग में आता है कि चलो नीट की तैयारी की जाए, ऐसा था? या पहले से कुछ प्री प्लान था? यानी कुछ लोगों का जैसे कहते हैं 8th क्लास, 9th क्लास, 10th क्लास, तो तुम्हारा जो पहला परसेप्शन था कि मुझे एमबीबीएस ही करना है, वो कब दिमाग में आया, कब पहले परसेप्ट किए? सर मैं बचपन से ही सर नेचर से बहुत ही ज़्यादा कनेक्टेड रहा हूँ। तो उससे क्या हुआ कि सर मुझे नेचर के बारे में जानने की जो जिज्ञासा जो थी वो बहुत ही मेरे को आकर्षित करी। तो सर मेरे को मेरा जो फेवरेट भी सब्जेक्ट था स्टार्टिंग से वो साइंस ही था। तो मैंने करीबन 9th या 10th में ही सोच लिया कि मैं आगे जाके एमबीबीएस परस्यू करना चाहूँगा। साथ में सर इसमें जो मेरे पिताजी हैं उनका भी बहुत ही ज़्यादा सपोर्ट रहा है और उनका भी एक सपना था कि वो भी एक एमबीबीएस बन पाए, लेकिन सर गाँव में उतना ज़्यादा प्रॉपर फैसिलिटी भी नहीं था और उस स्तर की जो पढ़ाई जो चाहिए थी वो भी नहीं थी। तो सर मतलब आपका जो उसमें उन्होंने जो बेसिक आपका जो माहौल है, वो परिवेश जो वो गांव से ही है। बेसिकली जो आपकी हाँ जो सर। फैमिली है वो गांव से बिलोंग करती है, और शुरू से जो परिवेश यस रहा सर। है आपका गांव का ही रहा है। यस तो सर। बच्चों को देखना चाहिए कि कुछ लोग ये कहते हैं अपने के बारे में कि हमारे साथ ये दिक्कतें हैं, हमारे साथ वो दिक्कतें हैं, हम ये नहीं कर पाए, वो नहीं कर पाए। पुरुषोत्तम एक बहुत अच्छा एग्जाम्पल है इस चीज को लेके कि गांव के परिवेश से होने के बावजूद उसने बहुत अच्छा फाइट किया है और बहुत अच्छे रैंक के साथ अच्छे कॉलेज में जाएगा। तो कभी भी हमें अपने नेगेटिविटीज को लेके आगे नहीं चलना चाहिए, क्योंकि हम आगे तभी बढ़ेंगे जब पॉजिटिव चीजों को लेके चलेंगे। एक विल पावर होनी चाहिए, और पुरुषोत्तम उसका एक बहुत बढ़िया उदाहरण भी है। जैसा पुरुषोत्तम ने कहा कि 10th क्लास से ही पुरुषोत्तम को अपने एमबीबीएस करना है, इसका एक उसने एम बना लिया था। तो तैयारी के दौरान तुमको क्या क्या दिक्कतें आई? मतलब फिजिक्स, सर केमिस्ट्री, बायो में किसी सब्जेक्ट में कोई खास दिक्कत थी, या सारे सब्जेक्ट इक्वली स्ट्रांग थे? किस पे ज्यादा फोकस करना पड़ा? सर स्टार्टिंग में अगर देखा जाए तो सर मेरा फिजिक्स जो था वो काफ़ी वीक था और जो न्यूमेरिकल्स जो थे उसमें मेरे को बहुत ही ज़्यादा मेहनत करना पड़ा। साथ ही सर जो जैसे कि इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री है तो उसमें आप कुछ भी नहीं कर सकते, आपको रटना ही हाँ, उसको इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री है, उसमें काफी चीजें आपको रटनी ही पड़ती हैं। पड़ेगा। कुछ चीज़ें आपको रटनी पड़ती है जैसे तो मैंने बताया था कि कंपटीशन का उसूल रहता है कि जो समझ में आ हाँ। रहा है समझते चलो, जो नहीं आ रहा है रटते चलो। क्योंकि अगर बहुत यस सर। अच्छा स्कोर करना है तो उसमें दोनों कॉम्बिनेशन होना चाहिए। जो चीजें समझ में आ रही है यस उसको सर। समझना भी है, जो नहीं आ रही है बट इंपॉर्टेंट है तो उसको रटना भी है। तो आपने उन दोनों कॉम्बिनेशन को साथ में लेके चला है। चलिए, यस बहुत सर। अच्छा है। अब मैं ये जानना चाहता हूँ कि तुमने जो तैयारी के दौरान थ्योरी और ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को शुरू से ही लेके साथ में चला, कि पहले पूरी थ्योरी तैयार की और लास्ट मोमेंट पे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन लगाना शुरू किया, मॉक देना शुरू किया? कैसे पढ़ते थे? यानी कि सर मैं चैप्टर पूरा कंप्लीट करने के बाद, या टॉपिक वाइज पढ़ते थे, कैसे पढ़ते थे? सर सबसे पहले मैं थ्योरी को एक बार पढ़ता था। स्टार्टिंग में क्या होता है कि आपको थ्योरी में एक बार जो जब आप फर्स्ट टाइम पढ़ोगे तो थोड़ा-सा आपको टाइम लगेगा। लेकिन जब भी थ्योरी पढ़ते हो तो जो इम्पोर्टेंट पॉइंट जो है उसको अंडरलाइन ज जब आप करते चलोगे, तो आप जब सेकंड टाइम रिवाइज़ करोगे तो सर वो जो टाइम है वो रिड्यूस हो जाता है और उसके थ्योरी पढ़ने के बाद मैं चैप्टर वाइज़ जो भी बुक में था तो वो मैं लगाता था उसके एमसीक्यू। मतलब आपको पहले चैप्टर को एक अच्छी तरह आउटलाइन देना चाहिए, उसको पूरा एक थॉरोली रीड करना चाहिए। उसके बाद अपने नोट्स को कन्वर्ट करना चाहिए, शॉर्टकट बनाना चाहिए, ताकि आप लास्ट नोट्स को अच्छी तरह रिवाइज कर सकें। तो मेरा अगला क्वेश्चन यस वही सर। है कि तुम्हारा क्या मतलब ये एक्सपीरियंस रहा है कि एग्जाम से जो लास्ट में एक महीना पहले, बहुत लोग कहते हैं कि हमारी लास्ट में एक महीने पहले प्रिपरेशन ठीक से नहीं हो पाई, हम चीजों को रिवाइज नहीं कर पाए।
मेरा ये देखना है कि स्टूडेंट कहते हैं कि हमने पढ़ा तो बहुत था लेकिन हम अच्छा परफॉर्म नहीं कर पाए, तो लास्ट मोमेंट पे रिवीजन का कितना इंपॉर्टेंस रहता है? सर अगर देखा जाए तो सर मैंने 12th के बाद एक ईयर का ड्रॉप लिया था, तो उसका जो मेन रीज़न जो था सर वो लैक ऑफ रिवीजन ही था। मैंने 12th की तैयारी तो मैं अच्छे से कर ही लिया था, एनसीईआरटी भी पढ़ा था और बोर्ड्स में भी अच्छे मार्क्स आए थे। लेकिन जो मेरे को 1 महीने का जो टाइम मिला था नीट 2019 के लिए, वो ड्यू टू सर लैक ऑफ रिवीजन मैंने अच्छे से यूटिलाइज़ नहीं कर पाया। और मैंने बहुत सारे टॉपिक्स जो थे, जो मेरे को पहले आते थे, वो भी मैं अच्छे से उन टॉपिक्स पे फ़ोकस नहीं कर पाया और मेरे एग्ज़ाम में जो जो थे सर, वो सिर्फ़ 371 ही मार्क्स आए थे फर्स्ट अटेम्प्ट में। 371? यस सर। मतलब और 371 से तुम्हारा जो एक साल का जो जंप है सीधा वो 655, मतलब तुमने सिक्स काफी मेहनत की इस बीच। मतलब यस सर, कुल मिलाकर ये है कि हमें अपनी कमियां जो हैं उस पे वर्क करना चाहिए। जैसा तुमने बताया कि यस सर, तुमने 2019 में भी एग्जाम दिया था, बट उस वक्त तुम्हारी जो रिवीजन जो थी वो प्रॉपर नहीं हो पाई थी, तो उसमें जो यस, जहाँ स्कोरिंग टॉपिक्स थे, जो इजी टॉपिक्स थे, वो लैक ऑफ रिवीजन के चलते अच्छा परफॉर्म नहीं कर पाए। यानी कि स्टूडेंट्स को लास्ट मोमेंट पे रिवीजन का बहुत ही इंपॉर्टेंस होता है। आप साल भर पढ़िए, जितना पढ़ना है पढ़िए, बट नोट्स इस तरीके से रहने चाहिए कि लास्ट मोमेंट आप उसको पूरा रिवाइज कर सकें, क्योंकि अगर आप उसको रिवाइज नहीं कर पाएंगे तो आप एग्जाम में परफॉर्म नहीं कर पाएंगे, है ना? अब ये बताओ यस कि सर। जो एग्जाम हॉल का 3 घंटे का प्रेशर है वो तुमने कितना फील किया, कितना तुमको लगता है कि वो 3 घंटा बहुत क्रूशियल होता है, और लोगों की परफॉर्मेंस कभी कभी साल भर अच्छी रहती है बट उस 3 घंटे में अनहोनी हो जाती है कुछ लोगों के साथ? क्या ट्रेमेंडस प्रेशर फील करते हो, या आपने फील किया सर एग्जाम हॉल में? अगर मैं अपनी बात करूँ तो सर मैंने करीब मोर देन 100 नीट के जो पैटर्न के जो टेस्ट है वो मैंने दिए अच्छा, थे। मॉक टेस्ट तो आपने सर बहुत मेरे ज्यादा को लगाए थे। बहुत ज़्यादा लगाया था, तो उससे क्या हुआ कि सर मेरे को कहाँ-कहाँ मेरे को टाइम मैनेज करना है, किस-किस क्वेश्चन को छोड़ना है, किस क्वेश्चन को पहले अप्रोच करना है, किस सब्जेक्ट पे जो मेरा स्ट्रेंथ है, उस पे पहले जंप करना है। तो ये जो सब चीज़ें हैं सर, वो सब मैं अपने मॉक टेस्ट से सीखते गया और मेरे को सर अगर देखा जाए तो सर इस साल उतना ज़्यादा एग्ज़ाम का प्रेशर तो फ़ील नहीं हुआ, जब मैं एग्ज़ाम दिला रहा था। बस मन में ये थोड़ा-सा डाउट था कि मैंने 1 साल ड्रॉप किया था, तो नहीं इस बार हाँ, नहीं हुआ तो मतलब क्या होगा? ड्रॉप लेने पे एक फियर फैक्टर तो रहता ही है, वो तो बहुत ऑब्वियस यस सी सर, बात है, नेचुरल है, ज्यादातर स्टूडेंट उसको फील करते हैं ड्रॉप लेने के बाद कि क्या होगा क्या नहीं होगा। बट ये है कि उसका एक सॉल्यूशन है कि आप ज्यादा से ज्यादा मॉक टेस्ट लगाइए ताकि आप हैबिचुअल हो यस सर, जाइए। और यस सर, बहुत से स्टूडेंट इसी में गड़बड़ी करते हैं कि वो पढ़ते तो बहुत ज्यादा हैं लेकिन मॉक टेस्ट नहीं लगाते हैं, तो वो हैबिचुअल नहीं हो पाते हैं और एग्जाम में अच्छा परफॉर्म नहीं कर पाते हैं। ठीक है पुरुषोत्तम, अब ये मुझे बताओ कि तुम्हारे जो डाउट्स वगैरह होते थे उसके लिए तुम बुक कंसल्ट करते थे या अपने रेस्पेक्टिव टीचर से कंसल्ट करते थे या गूगल सर्च करते थे? और गूगल अगर सर्च देखा को जाए तुम तो कितना सर ज्यादा मतलब इंपॉर्टेंस देते हो, कितना हेल्पफुल होता है गूगल सर्च एज फार एज नीट कंसर्न जो है, उसके पॉइंट ऑफ व्यू से बताना। सर अगर मैं प्राइमरी इम्पोर्टेंस के बारे में बात करूँ तो सर मैं टीचर्स को ही दूँगा, क्योंकि गूगल सर्च में तो आपको सिर्फ़ एक इन्फॉर्मेटिव पैराग्राफ मिल जाएगा, लेकिन आपको खुद ही उसको जज करके आपको समझना पड़ेगा। लेकिन अगर आप एक टीचर से अगर आप डाउट पूछते हो तो आप री-क्वेश्चनिंग भी कर सकते हो स्टेप बाय स्टेप कि मेरे को सर ये स्टेप समझ में नहीं आ रहा है, तो इसको कैसे करना चाहिए। तो आई थिंक हाँ, सर जो टीचर से जो डाउट है वो ज़्यादा बेटर है। बिल्कुल सही। देखो, मैंने भी ये फील किया है कि बहुत से स्टूडेंट गूगल सर्च पे ज्यादा बिलीव करते हैं, जबकि उनको एनसीईआरटी फोकस करना चाहिए। जो चीजें एनसीईआरटी में नहीं है वो एग्जाम में नहीं आएगी, ये उनको बिलीव करना चाहिए। और गूगल सर्च की प्रॉब्लम क्या है कि आपको बहुत एक वास्ट पहले उसमें थ्योरीज पढ़नी पड़ती हैं, तब जाके कुछ कंक्लूजन निकलता है। तो गूगल सर्च करने से के बजाय ज्यादा अच्छा रहता है कि आप अपने रेलेवेंट टीचर से कंसल्ट करो, वो आपको रिफाइंड मैटर आपको तुरंत दे देंगे। यस। अब ये मुझे बताओ कि सोशल मीडिया से तुम्हारा कितना कनेक्शन रहा इस साल, और फ्रेंड सर्कल कैसा था? एकदम आइसोलेटेड थे या उसमें एक्टिव थे? सर मैं सिर्फ़ व्हाट्सएप में ही एक्टिव रहता था और वैसे भी सर उतना ज़्यादा मेरे कॉन्टैक्ट्स भी नहीं थे, अराउंड 20 टू 25 लोग ही मेरे व्हाट्सएप पे ही थे और मोस्टली जो 4-5 दोस्त थे जहाँ जैसे और जो मैं चार एपेक्स पांच में दोस्त थे या मेरे ख्याल से वो भी सब कोचिंग वाले ही होंगे जो हमेशा पढ़ाई की बातें ही करते होंगे। हाँ, तो उनसे जब भी कोई
अगर मैं क्लास मिस कर दिया तो नोट्स चाहिए होता था या फिर पीडीएफ हो गया या फिर जो क्वेश्चन पेपर चाहिए रहता था, तो मैं उन्हीं से व्हाट्सएप से ही मैं उसको अप्रोच करता था। मतलब सिलेक्शन में आप, मैं ये कहना चाहता हूँ कि सिलेक्शन में आपके फ्रेंड सर्कल का बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है। आप अगर कॉम्पिटिशन्स की तैयारी कर रहे हैं तो अपने आसपास 2-4 ऐसे लोगों को रखिए जो उसी सेम एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, ताकि आप जब भी उनसे डिस्कशन करें तो आपको उस डिस्कशन से कुछ बेनिफिट ही मिले, और ये आपके परफॉर्मेंस को बढ़ाएगा ही। अब मुझे ये बताओ कि जो नीट का सिलेबस है, बॉटनी, जूलॉजी, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बहुत ही वास्ट है अगर देखा जाए तो। होता क्या है, कोचिंग में 10-12 टीचर पढ़ा रहे हैं, सब अपना अपना पढ़ा के चले जा रहे हैं। बट एक स्टूडेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो उसके पास एक बहुत ज्यादा वास्ट सिलेबस होता है पढ़ने के लिए। तो सबसे बड़ी दिक्कत क्या आती है स्टूडेंट को कि वो किसी एक पर्टिकुलर सब्जेक्ट में घुस जाते हैं, या कोई एक पर्टिकुलर टॉपिक या चैप्टर में खूब सारे क्वेश्चन लगाते चले जाते हैं। तो ये तुम्हारा एक्सपीरियंस कैसा रहा इस चीज को लेके? क्या तुमने शुरू से इस चीज को फील कर लिया था कि नहीं, मुझे प्रॉपर टाइम देना है, हर सब्जेक्ट को टाइम देना है, और क्या पढ़ना है क्या नहीं पढ़ना है? क्या तुम शुरू से इसको लेके क्लियर थे, या तुम्हें दिक्कत आई इस चीज को लेके? सर जब स्टार्टिंग में 12th पास किया था तो उतना ज़्यादा एक्सपीरियंस नहीं था, बट जैसे ही कोचिंग अटेंड करते गया, प्रॉपर गाइडेंस मिलते गया, तो सर मैं क्या करता था कि रोज़ हर एक दिन एक स्ट्रैटेजी बनाता था कि मेरे को बायो में ये टॉपिक पढ़ना है, फिजिक्स में ये टॉपिक करना है, तो मैं इसको एक जगह में नोट डाउन कर लेता था। तो उससे क्या होता था कि मेरे माइंड में क्लियर रहता था कि मेरे को ये पॉइंट जो है आज कवर अप करना है और उसके क्वेश्चंस लगाने हैं। तो इससे क्या होता था कि सर आप स्टेप बाय स्टेप आप आगे बढ़ते जाते थे। तो इससे अ, शुरू में सर थोड़ी-सी दिक्कत हुई, लेकिन जैसे-जैसे सर टाइम होते गया तो तो वो जैसे जो दिन भर स्टेप में क्या पढ़ना है, ये तुम पहले से डिसाइड कर लेते थे कि मेरे को आज ये टास्क अपना रखना है? तुम्हारा टास्क अपना है, पहले यस से ही डिसाइड रहता था कि मेरे को दिन भर में इसको कंप्लीट करना है? जैसे मैं यस देखता हूँ सर, कि कुछ स्टूडेंट क्या है, आज बैठे पढ़ने के लिए बुक खोले और पढ़ते जा रहे हैं, रैंडम ऑर्डर में पढ़ते हैं, जब मन करता है पढ़ते हैं, जब मन करता है नहीं पढ़ते हैं। कभी मॉक टेस्ट लगाए, कभी नहीं लगाए, डिसिप्लिन नहीं होता है। तो यानी आपका यस सर, एक्सपीरियंस ये रहा है कि डिसिप्लिन बहुत जरूरी है, और यस सर, जब भी आप पढ़े तो सबसे पहले अपना टारगेट डिसाइड कर लें कि मुझे ये कंप्लीट करना है। इसका बहुत इंपॉर्टेंट यस रोल होता है, और तुम्हारे सक्सेस में यस भी इसका रोल रहा है, इस डिसिप्लिन का, यस और ये पहले से जो तैयार कर रखना है कि हाँ, इसको मुझे आज कंप्लीट करना ही करना है। टारगेट एक फिक्स रहना चाहिए पढ़ने से पहले। यस सर। अब एक क्वेश्चन का फाइनली आंसर आपसे मैं चाहूंगा कि आप नीट एस्पायरेंट्स को क्या सजेशन देना चाहोगे? कुछ गलतियां आपने की होंगी पक्का, तो वो गलतियां यस सर। ये ना करें, जो आपके जूनियर्स हों या जो भी आपकी ये इंटरव्यू को देख रहे हो। तो कुछ सजेशंस दो नीट एस्पायरेंट्स के लिए। सर मैं नीट एस्पिरेंट्स को बोलूँगा कि जो अपना जो प्राइम फ़ोकस है सबसे पहले, क्योंकि सर नीट का जो एग्ज़ाम जो होता है वो उतना ज़्यादा डिफ़िकल्ट भी नहीं होता है। आपको सबसे पहला जो इम्पोर्टेंस है वो सिलेबस को कंप्लीट करने में मैं 1-2 को चैप्टर छोड़ देता हूँ और बाकी कवर अप कर लेता हूँ। क्या है कि अगर आप प्रेज़ेंट सिचुएशन में देखेंगे तो सारे टॉपिक से ही क्वेश्चन्स पूछे जा रहे हैं, और अगर आप 1-2 टॉपिक्स अगर आप छोड़ देते हो तो 4-5 मार्क्स का डिफरेंस हो जाएगा और उससे आपका रैंक जो होता है, वो 1-2 हज़ार का इस साल सर जंप बिल्कुल। कर गया है 5 मार्क्स में। मतलब ये है कि तो नीट ये का जो बहुत ही सिलेबस ज़्यादा, है वो सुपरफिशियली कवर करना चाहिए, कुछ भी छोड़ना नहीं चाहिए, लेकिन इन डेप्थ जो जितना जाना चाहिए, जैसे जेई एडवांस के लिए हम किस टॉपिक में बहुत इन डेप्थ स्टडी करते हैं, नीट में उतनी इन डेप्थ स्टडी की जरूरत नहीं है। ना फिजिक्स में है, ना यस, केमिस्ट्री में है, ना बायो में है। सुपरफिशियल कवरेज, यस, ज्यादा से ज्यादा सिलेबस की हो, ये जरूरी है। यस सर। और एनसीईआरटी पे ही अपना जो प्राइमरी फ़ोकस है वही रखें, क्योंकि अभी आप 2 साल का जो पेपर देखेंगे कंप्लीटली आई थिंक एनसीईआरटी या 99% पूरा एनसीईआरटी से ही पूछा जा रहा है। तो उसपे आपका फ़ोकस रहना चाहिए, और सर जो मॉक टेस्ट जो होते हैं वो बहुत ही इम्पोर्टेंट है, क्योंकि आपको वो अ, एग्ज़ाम के जो प्रेशर उसको रिड्यूस करने में बहुत हेल्प करेगा, और जो आपका जो कॉन्फिडेंस जो लेवल है उसको भी बढ़ाएगा। तो हो जैसे कि सर जब स्टार्टिंग में हम लोग अपना जो टेस्ट सीरीज़ देते थे तो मेरे भी नंबर बहुत कम आते थे, 370 के आस-पास या 400 के आस-पास। तो उससे अपना जो होप है वो लूज़ नहीं करना है। आपको कंटिन्यू पढ़ाई करते रहना है और आगे बढ़ते रहना है।
थैंक यू वेरी मच पुरुषोत्तम, तुम्हारे इस इंटरव्यू से काफी लोगों को फायदा होगा। तुम्हारा जो एक्सपीरियंस रहा है इस 350 से 655 तक का, और ये तुम्हारी जर्नी रही है, ये कई लोगों को सुनने में बहुत हेल्पफुल होगी। और तुमको ऑल द बेस्ट, तुमको अच्छे से अच्छा कॉलेज मिले। थैंक यू सर। चलो।